Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ इंसुलेटर्स या डाइइलेक्ट्रिक्स बोले। देखिए इंसुलेटर को ही हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स हुआ रेस्ट, चार्जेज इन रेस्ट। तो जब रेस्ट का कंडीशन हो उस समय कंडक्टर क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। अब हम लोग इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो वहाँ एक घटना घटेगी जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो इसी टॉपिक को हम बोल सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो दोनों एक ही बात हो गई। या तो हम इंसुलेटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें या डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करेगा, उसके भीतर चार्ज का कंडीशन क्या है। तो अब देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स जो है या जिसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह का होगा। एक को हम बोलेंगे नन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नन पोलर, और दूसरे को बोलेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है कि हम नन पोलर और पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या है वो समझें। तो देखिए अगर सेम एलिमेंट के बीच बॉन्डिंग होता है, जैसे एच एच के बीच बॉन्डिंग हुआ, ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सीएल सीएल के बीच, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच। तो जब सेम एलिमेंट के बीच बॉन्डिंग होता है वहाँ जो मॉलिक्यूल बनता है वो मेरा नन पोलर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अगर जो डिफरेंट एलिमेंट के बीच बॉन्डिंग हो, जैसे HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच हो रहा है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हो रहा है, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पोलर मॉलिक्यूल इसको हम लोग बोलेंगे। ये नन पोलर हो गया, ये पोलर हो गया। तो एक्चुअली पोलरिटी का मतलब क्या है, पोलर और नन पोलर का, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री में चलेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को सीखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में आप सीखे होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग होता है, जो जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं बॉन्डिंग में वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयर से बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे। ये क्या है, तो कैपेसिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्डेड पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग ले रहा है वो मेरा बॉन्डेड पेयर हुआ, और उस पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, ये मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ठीक है, तो इसी टर्म इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम लोग समझेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर कब होता है और नन पोलर कब होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग उदाहरण से समझें। जैसे HCl हम लें, ठीक है, HCl लिए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना। तो इस सिंगल बॉन्ड में क्या है, हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसमें जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन का उससे कम है। तो जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स इस बॉन्डेड पेयर को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब क्लोरीन बॉन्डेड पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्लोरीन के तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो क्लोरीन पे एक छोटा सा चार्ज, निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, जिसको माइनस डेल्टा कहेंगे, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लस डेल्टा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था वो थोड़ा अब शिफ्ट हो चुका है ड्यू टू लार्जर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो गया, और चार्ज का सेपरेशन हो जाता है तो डाइपोल बनता है। आप डाइपोल के बारे में सीखे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा हो गया तो एक डाइपोल बन गया, और इस डाइपोल का एक अपना डाइपोल मोमेंट होगा। इसको हम P से लिखते हैं, P वेक्टर हो गया, और इसकी दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर
होती है। ठीक है, तो जैसे ही दो अलग अलग एलिमेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल मेरा पोलर बन जाएगा। एक और उदाहरण ले, जैसे मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो वाटर में क्या है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच दो हाइड्रोजन का एटम है, एक इधर हाइड्रोजन है एक इधर है, और दोनों हाइड्रोजन के बीच ऑक्सीजन एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना एक यहाँ बना। फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस डेल्टा ऑक्सीजन पे डेवलप होगा, प्लस डेल्टा हाइड्रोजन पे डेवलप होगा, तो एक डाइपोल बन गया माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा। तो इस वेक्टर की दिशा हो गई इधर की ओर, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की। फिर इस साइड भी देखें तो फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर इस पेयर को भी अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, एक यहाँ भी डाइपोल का क्रिएशन हो गया, तो ये फिर एक मेरा पी वेक्टर हो गया। तो अब यहाँ दो डाइपोल बन रहा है, एक की दिशा इधर है एक की दिशा इधर है, तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो इसकी दिशा डाउनवर्ड आएगी, तो दैट विल बी योर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल आप समझ गए। पोलर मॉलिक्यूल का एक सिंपल मीनिंग हुआ कि उस मॉलिक्यूल में पहले से डाइपोल बना हुआ है। ठीक है, पहले से डाइपोल है मतलब उसमें चार्ज का सेपरेशन है और उस डाइपोल का एक अपना डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन पोलर में सोचे तो नॉन पोलर में दोनों तरफ एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो इस बॉन्डेड पेयर को ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये हाइड्रोजन भी ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दोनों का चूंकि कैपेसिटी सेम है तो सेम फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो वो पेयर थोड़ा भी डिस्प्लेस नहीं हो पाया, तो इट मीन्स चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाया और कोई डाइपोल नहीं बन पाया, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन पोलर। तो सेम अगर एलिमेंट है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा और डिफरेंट एलिमेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, तो यहाँ तक सीख गए हम लोग। अब इसके बाद देखिए इसमें थोड़ा और डिटेल आते हैं कि पोलर और नॉन पोलर में क्या होगा। तो अभी हम लोग सीखे कि पोलर में ऑलरेडी डाइपोल एग्जिस्ट। ठीक है, पहले से यहाँ डाइपोल मौजूद है, डाइपोल मौजूद है तो डाइपोल मोमेंट भी उसका कुछ न कुछ होगा, तो एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होगा। डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होने का मतलब है कि जितना इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी इफेक्टिव निगेटिव चार्ज है, इन दोनों का जो सेंटर है ये क्वांसाइड नहीं कर रहा है, डज नॉट क्वांसाइड। यहाँ चार्ज का सेपरेशन है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में दोनों का सेंटर क्वांसाइड नहीं कर रहा है। इसको कैसे समझेंगे? तो इसको हम फिर एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो HCl की बात कीजिए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इनके बीच बॉन्ड बन रहा है। तब हाइड्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, मतलब एक प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में और इसके चारों तरफ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये हाइड्रोजन का सिचुएशन हो गया। क्लोरीन का सोचिए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 35.5, तो 17 है तो 17 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होगा और 17 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहा होगा। ओके, इज इट और नॉट? ठीक है, तब दोनों का सोचिए कि अगर इन दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है, HCl जब बनता है तो अब कितना आपका टोटल प्रोटॉन हो गया? तो एक प्रोटॉन इसका और 17 प्रोटॉन इसका, तो 18 प्रोटॉन हो गया और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो अब HCl मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसके चारों तरफ HCl का सोचेंगे तो इसके चारों तरफ 18 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इन सारे प्रोटॉन का हम इफेक्टिव सेंटर्स निकालें। इफेक्टिव सेंटर का मतलब क्या हुआ? तो आप 11th में एक टर्म पढ़े होंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो इसमें आप पढ़े हैं कि अगर बहुत सारा मास अलग अलग जगह पे पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इन सब का एक सेंटर ऑफ मास निकालते हैं जहाँ पे
उस पॉइंट पे हम टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, आप सेंटर ऑफ मास जैसे निकालते हैं उसी तरह से हम सेंटर ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो ये जो 18 प्रोटॉन इधर उधर सब जगह जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन सब का हम एक ऐसा पॉइंट निकालें जहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेटेड मान सके, तो वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर उसी तरह 18 जो इलेक्ट्रॉन है इनका भी हम इफेक्टिव सेंटर निकाल लें, तो वो हो जाएगा सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर एक ही पॉइंट पे दोनों कोइंसाइड कर गया तब तो डाइपोल नहीं बन पाया। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग है, निगेटिव चार्ज का सेंटर अलग, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग, तो हम कहेंगे कि एक डाइपोल बना हुआ है, यहाँ चार्ज का सेपरेशन है और डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब यही है कि इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर और जितना भी निगेटिव चार्ज है उनका सेंटर ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ चार्ज का सेपरेशन है, यहाँ ऑलरेडी डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है और एक डाइपोल मोमेंट भी है। ओके, तो ये एक उदाहरण से हम समझ गए। और इसी को अगर हम नॉन पोलर के केस में देखेंगे तो नॉन पोलर में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज बोथ कोइंसाइड्स। यहाँ क्या होगा, तो हम अगर नॉन पोलर में रिवाइज करें तो नॉन पोलर में कोई प्रेजेंस नहीं है। नॉन पोलर में अगर देखेंगे तो नो प्रेजेंस ऑफ डाइपोल, यहाँ डाइपोल नहीं है, तो नहीं डाइपोल है तो कोई डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। यहाँ डाइपोल क्यों नहीं है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर और जितना भी निगेटिव चार्ज है उसका सेंटर दोनों कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पे है, इसमें कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो O और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो देखें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो 8 प्रोटॉन होगा और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अब 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम लोग देखें तो क्या आएगा आपके पास, तो सेंटर पे 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके चारों घूम रहा होगा डिफरेंट ऑर्बिट्स में। दूसरे ऑक्सीजन में भी यही सिचुएशन है, 8 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इसके चारों तरफ। तो इन टोटल आपके पास 16 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अब सारे 16 प्रोटॉन का सेंटर इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास जैसे निकालते थे, तो इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इफेक्टिव सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज, इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पे है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल में प्लस माइनस दिखा के। ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल मेरा पोलर है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, और पोलर में ये अलग अलग है, ऑलरेडी यहाँ डाइपोल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ तक समझे कि जो भी डाइइलेक्ट्रिक है ये दो तरह का हो सकता है, पोलर या नॉन पोलर। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि अगर हम पोलर में रखें तब क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में तब क्या होगा, एक एक करके सिचुएशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्टर को रख के देखें। ठीक है, तो कंडक्टर तो आप पहले भी पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें ताकि कंपैरिजन आपका आसान हो जाए। तो आप एक फील्ड बनाइए, दो प्लेट हम लिए, एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज रखें, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज रखें, तो एक फील्ड बन गया इस रीजन में दोनों प्लेट्स के बीच में। इस फील्ड की दिशा हो गई पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ई एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल फील्ड है। इस एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू भी लिख रहे हैं कि ये वैल्यू E0 है, 0 लगा दिए कि ये बाहर से हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में आप किसी कंडक्टर को डालिए, तो कंडक्टर किसी भी आर्बिट्ररी शेप का हम लिए और कंडक्टर को डाल दिए। तो कंडक्टर में आपको पहले से पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज कैरियर्स के रूप में, वो रैंडम मोशन में है, लेकिन जैसे ही फील्ड में डालेंगे तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है उन सब पे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आके एकोमुलेट हो जाएंगे। ठीक है,
इन पे उल्टे दिशा में, ई के उल्टे दिशा में फोर्स लगेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे और अपोजिट साइड आपका पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो एक इसके भीतर एक इंटरनल फील्ड बन गया पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ई इंटरनल इसका नाम देंगे। तो आप देखे थे कि ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है। जितना बाहर का फील्ड है उतना ही भीतर भी फील्ड क्रिएट होता है और भीतर फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये कंडक्टर का केस था जो आप पिछले क्लास में सीखे थे। अब हम लोग सेम सिचुएशन में अब डाइलेक्ट्रिक को डाल के देखें। तो डाइलेक्ट्रिक में दो सिचुएशन है, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हम दोनों को अलग अलग डाल के देखेंगे। तो पहले हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाल के देखते हैं। पोलर, तो पोलर में आप क्या सीखे हैं? पोलर में सीखे हैं कि पहले से ही जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डाइपोल बना हुआ होता है। ठीक है, तो डाइपोलर डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो इसमें डाइपोल बना होगा। तो पहले फिर हम लोग दो प्लेट लिए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज रख के बाहर हमने एक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर लिया E0 का, ई एक्सटर्नल। ठीक है, ये E0 हमने बना लिया। अब इसमें हम लोग पहले इसी में एक ही फिगर में तीन सिचुएशन है। पहले हम डाइलेक्ट्रिक को डाले हैं। कौन सा डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं? तो पोलर। तो पोलर में क्या होगा? तो ऑलरेडी डाइपोल एग्जिस्ट, तो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए, इनका डाइपोल मोमेंट इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल लिए, इनका डाइपोल मोमेंट अलग है। हर मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएटेड है और ये डाइपोल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबकी दिशा अलग अलग होगी। ये अलग अलग क्यों होगा? तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल सब रैंडम वाइब्रेट करते रहते हैं अपने लैटिस साइड्स पे, तो इस कारण से सारा मॉलिक्यूल जो है इन सब का अलग अलग दिशा में डाइपोल मोमेंट होता है। तो अगर हम टोटल स्पेसमेन का नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट ये मेरा 0 होगा। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। ये 0 क्यों है? तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ये जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे वैसा उतना ही ये रैंडमनेस और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हम मॉलिक्यूल को पहले इमेजिन किए कि मॉलिक्यूल का ये सिचुएशन है, अभी कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसको फील्ड में हम डाले हैं, तो फील्ड में डालने से क्या होगा? तो आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को डालते हैं तो इस पे एक टॉर्क लगता है। आप पढ़े होंगे -q +q लेके हम डाइपोल डाले तो जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने आप को अलाइन करता है ई के दिशा में। ठीक है, ये आप पढ़े हैं कि डाइपोल को जब फील्ड में डालते हैं तो इस पे एक टॉर्क लगता है। ये टॉर्क इसको घुमाता है डाइपोल को और पी वेक्टर को ई वेक्टर की दिशा में अलाइन करता है। तो आप सोचिए कि जो जो डाइपोल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड था वो सब अब ई के दिशा में अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो ई की दिशा प्लस से माइनस की ओर है, तो सारा मॉलिक्यूल अब इस दिशा में अपने पी वेक्टर को अलाइन करना शुरू करेगा। तो अलाइनमेंट इस तरह से होना शुरू होगा। अब सारा मॉलिक्यूल ई के दिशा में धीरे धीरे अलाइंड होना शुरू हो गया। तो अलाइंड हो गया इस तरह से। तो अब क्या है कि डाइपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा डाइपोल अपने आप को ई के दिशा में अलाइन कर लिया। अब अलाइन कर लिया तब देखिए क्या है। तो अब जो एरो ये बता रहा है, ये जो एरो हम बनाए हैं, तो निगेटिव चार्ज इस साइड है और पॉजिटिव इधर है। तो सबका निगेटिव इधर एक जगह एक्यूमुलेट होने लगा। तो निगेटिव चार्ज इस तरह से आ गया और इस एरो का पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो गया। और बीच में अगर देखेंगे तो इसका प्लस और इसका माइनस ये दोनों सब कैंसिल होता चला गया। तो आप ओवरऑल रिजल्ट क्या देखेंगे कि पॉजिटिव प्लेट की ओर ये निगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, तो मतलब जो पहले नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, अब एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है। जो अलाइनमेंट हुआ है, इस अलाइनमेंट के कारण अब नेट डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो एक नया डाइपोल मोमेंट बन गया
और इस कंडीशन में हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी पोलराइज्ड, और हम यहाँ पे कहेंगे कि पोलराइजेशन की घटना घटी और मॉलिक्यूल मेरा पोलराइज्ड हो गया है। पोलराइज्ड होने के कारण जो पहले रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, अब नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, बल्कि एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण अब एक भीतर भी फील्ड बना। ठीक है, भीतर फील्ड बना, तो देखिए भीतर जो फील्ड बना ये इस दिशा में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ये इंटरनल फील्ड बन गया। तो ये इंटरनल फील्ड बाहर एक्सटर्नल फील्ड से कमजोर है। ठीक है, यहाँ चूंकि फ्री नहीं है चार्ज, कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री था, जितना बाहर फील्ड था उतना ही तगड़ा भीतर भी बनाना था, तो वो चार्ज मूव करके बना लेता, लेकिन यहाँ चार्ज फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो यहाँ जो इंटरनल फील्ड बनेगा दैट विल बी लेसर देन द एक्सटर्नल फील्ड, उससे ये कमजोर हो जाएगा। तो अब भीतर हम नेट फील्ड निकालेंगे, तो इधर है सो बड़ा फील्ड है और अपोजिट दिशा में एक छोटा फील्ड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बड़े के दिशा में होगा और इसका वैल्यू कम जाएगा। तो भीतर जो फील्ड है उसकी दिशा इधर की ओर ही होगी और इसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू इसका घटेगा। तो जो बाहर का फील्ड है E0 उसमें एक कांस्टेंट K से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी योर नेट फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो नेट फील्ड है दैट इज E0/K है, जहाँ K क्या है, तो K जो आपने मीडियम जो पोलर मॉलिक्यूल डाला है उसके उस मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका नाम हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देंगे। ये वही है जो हम लोग कूलॉम्स लॉ में एप्सिलॉन आर यूज करते थे। ठीक है, K लिखें या एप्सिलॉन आर लिखें, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी बोले। ओके, तो आप क्या समझे, समझे ये कि अगर हम पोलर मॉलिक्यूल डालते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पहले से वहाँ डाइपोल मौजूद है, वो डाइपोल अपने आप को अलाइन करेगा एक्सटर्नल फील्ड के दिशा में और उस अलाइनमेंट के कारण नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। ओके, अब सेम काम हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाल के देखें कि नॉन पोलर डालेंगे तब क्या होगा। तो नॉन पोलर का सिचुएशन अब देखते हैं। ठीक है, नॉन पोलर में क्या है, तो देखिए फिर हम बाहर से फील्ड बनाए, एक प्लेट इधर लेके दूसरा प्लेट लेके एक पे हम पॉजिटिव चार्ज डाले, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, और हमने बाहर एक फील्ड बना लिया E एक्सटर्नल, इसका वैल्यू ऑलरेडी E0 है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड में हमको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को डालना है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में आप जानते हैं कि इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड करता है। तो हम इस तरह से मॉलिक्यूल को दिखाएंगे कि जो भी डाल रहे हैं उसका प्लस माइनस एक ही जगह है। तो ये ऑलरेडी सारा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हो गया पहले फिगर में। तो यहाँ क्या है कि डाइपोल है ही नहीं, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 है ही। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0 बिकॉज नो डाइपोल एग्जिस्ट। कोई डाइपोल है ही नहीं तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब इसको फील्ड में डालिए, फील्ड में डालने से क्या होगा, तो देखिए फील्ड में डालने से जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर है इस पे फोर्स लगेगा। जैसे फील्ड में डालेंगे तो E का वैल्यू होता है F/Q0, तो F का वैल्यू क्या होगा, F का वैल्यू हो जाएगा Q0 × E। इसका मतलब कि अगर चार्ज बॉडी को हम फील्ड में डालते हैं तो फोर्स लगता है, और चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिव है तो E के दिशा में फोर्स लगेगा, निगेटिव है तो E के अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा। तो अब जो भी पॉजिटिव चार्ज है उस पे E के दिशा में फोर्स लग रहा है, E की दिशा इधर है, तो अब पॉजिटिव चार्ज चाहेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो चाहेगा इधर भागे और निगेटिव चार्ज चाहेगा इधर भागे। तो इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच्ड हो जाएगा, स्ट्रेचिंग होगी मॉलिक्यूल की, और निगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर। अब ये चार्ज का सेपरेशन होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जैसे फील्ड में डाले हैं तो मॉलिक्यूल का स्ट्रेचिंग हुआ है और स्ट्रेचिंग होने से डाइपोल क्रिएट हुआ है। अब
ठीक है। तो अब सारा मॉलिक्यूल स्ट्रेच्ड हो गया। अब उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं हो रहा है, अब वो सेपरेट हो चुका है और सेपरेट होकर डाइपोल को क्रिएट कर रहा है। और जब डाइपोल क्रिएट हो जाएगा तब उसका फिर अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। आप पढ़े हैं कि डाइपोल को फील्ड में डालेंगे तो जो उसका पी वेक्टर है वो अपने आप को ई के दिशा में अलाइन करेगा। तो यही अंतर है पोलर और नॉन पोलर में। पोलर में पहले से डाइपोल था तो सिर्फ अलाइनमेंट हुआ, और नॉन पोलर में पहले से डाइपोल नहीं है तो पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रेचिंग होगा, स्ट्रेचिंग होने से डाइपोल बनेगा और बनने के बाद तब अलाइनमेंट होगा। उसके बाद तो बाकी सारा काम उसी तरह है। जो अलाइनमेंट हो गया तो फिर निगेटिव चार्ज एक किनारे एक्यूमुलेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे किनारे, भीतर भी एक इंटरनल फील्ड बना प्लस से माइनस। ये इंटरनल फील्ड फिर बाहर वाले फील्ड से कमज़ोर है, तो कमज़ोर है तो कितना वैल्यू है, तो ई का वैल्यू E0 डिवाइडेड बाय के है। तो फिर नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया और मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गया, पोलराइजेशन की घटना घटेगी। ठीक है। तो पोलर हो या नॉन पोलर हो सेम काम होता है। ठीक है। पोलर है तो पहले से डाइपोल मौजूद है, केवल अलाइनमेंट होगा, और नॉन पोलर है तो डाइपोल मौजूद नहीं है, पहले स्ट्रेचिंग होगा और तब अलाइनमेंट होगा। ओके। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या देखेंगे कि तीनों ही केस को देखें एक एक करके। कंडक्टर में क्या होगा, तो नेट फील्ड भीतर 0 है। पोलर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक में पहले से डाइपोल मौजूद है तो उनका अलाइनमेंट होगा और भीतर फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगा। भीतर फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E=E0 डिवाइडेड बाय के आएगा। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो पहले मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेचिंग होगा, स्ट्रेचिंग से डाइपोल का क्रिएशन होगा और क्रिएशन के बाद तब इनका अलाइनमेंट होगा। और यहाँ भी नेट फील्ड 0 कम, नेट फील्ड घट जाएगा और नेट फील्ड का वैल्यू E0 डिवाइडेड बाय के आएगा। ओके। तो अब हम लोग पोलराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि पोलराइजेशन एक्चुअली क्या है। तो जितना भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, नेट इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपने जो फील्ड बनाया है, इस फील्ड के भीतर जो आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है, इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना है, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। तो नेट इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको हम लोग पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे पोलराइजेशन, तो दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्पेसमेन बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पेसमेन। तो अब ये जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फील्ड E के। अब देखिए बाहर से जो आपने फील्ड लगाया है E एक्सटर्नल, उस फील्ड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये स्वाभाविक भी है कि बाहर का फील्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट भी स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब मैक्सिमम पोलराइज्ड होते जाएंगे और अलाइंड होते जाएंगे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगाए, P इज इक्वल टू XE इंटू E। जहाँ XE बोले या जाई इसको बोलते हैं, तो XE इज ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन का इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है। ये ससेप्टिबिलिटी टर्म आप समझिए कि जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी है तो हम कहेंगे ही ससेप्टेबल टू डस्ट। किसी को कोल्ड से एलर्जी है, हल्का ठंडा होगा तो सर्दी खांसी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ही ससेप्टेबल टू कोल्ड। तो यहीं पे टर्म आया इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। मतलब कि आप जो मटेरियल डाल रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, ये बाहर के फील्ड से कितना ससेप्टेबल है। ठीक है। अगर इसका पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो इट इज मोर ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। तो P इज इक्वल टू XE इंटू E, ये आपका पोलराइजेशन का फॉर्मूला भी आ गया। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक क्या है
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।